हेलो स्टूडेंट। जैसा कि ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग संसाधन व विकास देख चुके हैं। इसका सारा पार्ट्स हम पढ़ा चुके हैं और इसका नोट्स भी दे चुके हैं। आप लोग जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसको नोट को डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग बताए थे कि संसाधन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है कि मृदा पर जो हम लोग मृदा पढ़े हैं, अब आप लोगों के पास नोट्स भी है और एक बार पढ़ भी लिए हैं, तो ऐसे हालात में हम जानते हैं कि भारत में मृदा जो होती है 6 प्रकार की पाई जाती है। आप लोगों को यह पता चल गया होगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग नोट्स को तैयार कर लिए होंगे, क्योंकि हमने टाइम ज़्यादा वेस्ट किया है। कई दिनों से हम क्लास नहीं चला रहे हैं, इसीलिए नहीं चला रहे थे कि आप लोग नोट्स पूरा कर लें। तो इसके अंतर्गत हमने कहा था कि देखिए, इससे बहुविकल्पी का एक प्रश्न कभी कभी और एक प्रश्न मानचित्र वर्ग के रूप में और नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि इससे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है और एक मानचित्र का कार्य होता है। यानी कि कभी कभी इससे 6 से 7 नंबर का काम हो जाता है और कभी कभी 3 से 4 नंबर का काम होता है इस अध्याय से पूरा। लेकिन अगर मृदा से केवल बात करें, मिट्टी से बात करें, तो इससे 2 नंबर का काम लगभग पूछा जाता है। तो इसी पर हमने कहा था कि मानचित्र कार्य हम लोग करते चलेंगे और जब लेसन समाप्त होगा उसी के साथ हम लोग यदि मानचित्र कार्य करते हैं तो फैक्ट्स क्लियर होता है, और जब फैक्ट क्लियर होता है तो उस समय मानचित्र का कार्य करना आसान होता है। मैं यह भी कहा था कि आप लोग नोट्स लिखिएगा और लिखने के बाद उसके साथ एक मानचित्र बना करके आप रखिए, ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, दूसरा नंबर आपका नॉलेज भी बढ़े, और तीसरा नंबर की जब भी ज़रूरत रहे तब आप निकाल करके उसको देख लेंगे तो अभ्यास में रहेगा, और जब अभ्यास में रहेगा तो आप लोगों को करना आसान होगा। तो इसलिए हम ये सोचे हैं कि इसको हम एक मानचित्र के कार्य के रूप में ही मानचित्र कार्य के रूप में एक शॉर्ट वीडियो बना करके आप लोगों को दे दे कि इससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी में। तो पहले हम देखते हैं पर्वतीय मृदा का। तो जैसा कि नाम से आपको स्पष्ट हो रहा है, पर्वतीय मृदा नंबर 1, पर्वतीय मृदा जिसको हम लोग वन मृदा के नाम से भी जानते हैं, वन मृदा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसको पहचानना आसान है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। इसमें करना क्या है, सिर्फ हम जानते हैं कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं भारत के, लगभग यही पर्वतीय क्षेत्र हैं। ये खींचने की आवश्यकता नहीं होता है, हमको इंडिकेट कर रहे हैं, इसीलिए हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है और इन्हीं क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा पाई जाती है, इन्हीं क्षेत्रों में। तो आप लोगों को लाइन खींचने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी आप लोग बना सकते हैं। चूँकि हमको दर्शित करना है, आपको समझाना है, इसलिए हमने लाइन खींच दिया ताकि आपको समझना आसान हो जाए, और कोई बात नहीं है। इन क्षेत्रों में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। पर्वतीय मृदा की खासियत होती है कि जो पर्वत होते हैं इस प्रकार से होते हैं, तो ऊपर की जो मृदा होती है वो बड़े कण वाली होती है, लेकिन जो नीचे की मृदा होती है उसमें महीन कण पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि मृत्तिका पाई जाती है। देखिए, मृत्तिका क्या है, तो नंबर 1 कि जो कण 4 mm व्यास से कम होगा, 4 mm के व्यास से कम होगा, उसको हम लोग मृत्तिका कहते हैं। और जिस कण का 4 से 20 mm होगा उसको हम लोग सिल्ट कहते हैं। और उसी तरह से 20 से ऊपर वाली जो कण होते हैं उसको हम लोग सैंड या बालू कहते हैं, लेकिन यह 20 से 50 तक के कण होते हैं, mm व्यास वाले कण होते हैं। तो इसको चूंकि वहाँ पर नहीं बताए थे, यहाँ पर बता दिए। और पर्वतीय जो मृदा होती है वह मृदा जो ऊंचाई पर होता है उसमें
बड़े कण पाए जाते हैं और इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं पाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अपरदन होता रहता है। बरसात के दिनों में अपरदन होता रहता है और यहाँ से मृत्तिकाएं जो होती है, महीन जो कण होता है, वह अपरदित होकर के निचले क्षेत्रों में आ जाती है। इस पर सीढ़ीदार खेती करके हम चाहें तो इस मृदा का हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। तो ये पर्वतीय मृदा है आपका, चूँकि हम मृदा पढ़ा चुके हैं, यह मानचित्र के कार्य के रूप में हम पढ़ा रहे हैं और चूँकि यहाँ पर थोड़ा सा समझा दिए कि आप लोगों को आसान हो जाए। और भारत के इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है, पर्वतीय मृदा पाई जाती है। एक मृदा हो गया। अब उसी के साथ एक और आसान मृदा है जिसको हम लोग मरुस्थलीय मृदा के नाम से जानते हैं, मरुस्थलीय मृदा के नाम से जानते हैं। इसको प्लस से साइन कर देते हैं, इसको प्लस से साइन कर देते हैं। पर्वतीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। यह राजस्थान के थार के मरुस्थल में पाया जाता है, थार के मरुस्थल में पाया जाता है। नंबर 1, यह लवणीय होता है, लवणीय होता है, लवणीय होता है और रेतीली होती है। रेत के नीचे चूना का जो कण होते हैं उसका जमाव होने के कारण जल का बहाव नहीं हो पाता है, निचले तहों में जल का बहाव नहीं हो पाता है। और ये भी आसान है, इसको पहचानना बिल्कुल आसान है, इसमें कुछ नहीं करना है। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। तो ये हुआ पर्वतीय मृदा और ये हुआ मरुस्थलीय मृदा। 2 प्रकार की मृदा हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग को पढ़ना कितना है, 6 प्रकार की मृदा पढ़ना है। तो 6 प्रकार की मृदा के लिए हम लोग इसको हटा देते हैं और इस साइन को ले चलते हैं ऊपर, ऊपर। मरुस्थलीय मृदा, मरुस्थलीय मृदा। अब सबसे एक महत्वपूर्ण मृदा है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की बात किया जाए तो ये सब जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, सब जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। सब जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है। चूंकि यह जलोढ़ मृदा का जो निर्माण हुआ है भारत की 3 महत्वपूर्ण हिमालयी नदियों से हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इसीलिए इसको सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। ये हम इसका विस्तार बताएंगे। इसका जो जलोढ़ मृदा का निर्माण जो हुआ है, जलोढ़ मृदा का जो निर्माण हुआ है वह नदियों के द्वारा अपरदित करके लाए गए जलोढ़ों और जलोढ़ों से मैदानी क्षेत्र में जो फैला देती हैं, उसी से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। तो नंबर 1, अब इसमें जलोढ़ मृदा हम जानते हैं, इसको पहले वाली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि यह 2 प्रकार की होती है। पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़ होता है जिसको बांगर कहते हैं, और एक नवीन जलोढ़ होती है, नवीन जलोढ़ होता है जिसको खादर मृदा के नाम से जानते हैं, खादर मृदा के नाम से जानते हैं। अगर हम कहें कि इसमें पोटास की मात्रा होती है, इसमें पोटास का मात्रा होता है, पोटास का मात्रा होता है, फास्फोरस होता है, फास्फोरस होता है, चूने का जमाव होता है और ये बहुत ही उपजाऊ मृदा होती है। लेकिन इसको हम इसके पहले बता चुके हैं। इसमें हम लोगों को देखना है कि ये किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान, अगर संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान की बात करें तो संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान में जलोढ़ मृदा का जमाव हुआ है। जलोढ़ मृदा ये संपूर्ण उत्तर का विशाल मैदान, इसको हम लोग पढ़े हैं, 9th क्लास में भी पढ़े हैं, इसके पहले वाले वीडियो में भी पढ़े हैं, क्योंकि उसमें कुछ कट गया था, इसीलिए हम सोच रहे थे कि एक नया इसको बना करके डाल देते हैं ताकि आप लोगों को आसान हो जाए। एक गलियारे के रूप में गुजरात और राजस्थान
एक गलियारे के रूप में गुजरात और राजस्थान में भी पाई जाती है तथा पूर्वी समुद्र तटीय मैदान, ये पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है, पूर्वी समुद्र तटीय मैदान है। और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान, हम जानते हैं कि पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान से नदियां निकलती हैं और इस तरह प्रवाहित होती है, किस तरह से, पश्चिम से पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। और ये नदियां क्या करती हैं, कुछ जलोढ़ों को अपर्दित करती हैं या कुछ मृदा को अपर्दित करती हैं और इसका निक्षेप एक पट्टी के रूप में पूर्वी समुद्र तटीय मैदान में कर देती हैं। और यह भी क्या है, यह भी जलोढ़ मृदा है, यह भी जलोढ़ मृदा है। तो जलोढ़ मृदा को भी दर्शाना आसान है, मैप पर दर्शाना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर का विशाल मैदान, संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान की बात किया जाए, एक गलियारे के रूप में गुजरात और राजस्थान की बात किया जाए, और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान में एक पट्टी के रूप में पाई जाती है। ये हुआ आपका जलोढ़ मृदा। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त तो 3 प्रकार की मृदा हो गई, जलोढ़ मृदा हो गया, जलोढ़ मृदा हो गया। अब दूसरी प्रकार की मृदा देखते हैं, काली मृदा की बात करते हैं, ये जलोढ़ मृदा हो गया। अब दूसरी प्रकार की एक मृदा देखते हैं, काली मृदा, काली मृदा, काली मृदा, इसको रेगुर मृदा तथा काली कपास, काली कपास मृदा के नाम से भी जानते हैं, मृदा के भी नाम से जानते हैं। चूंकि इसमें कपास की खेती ज़्यादा होता है और यही कारण है कि इसको काली कपास मृदा के नाम से जानते हैं। इस मृदा के निर्माण की बात किया जाए तो इस मृदा का निर्माण लावा युक्त, जो ज्वालामुखी से मैग्मा निकलता है और मैग्मा के जमने के बाद उसमें अपक्षय और अपर्दन की क्रिया होती है और अपक्षय और अपर्दन की क्रिया के परिणाम स्वरूप इस मृदा का निर्माण होता है। तो लावा युक्त जो बेसाल्ट सैल हैं, बेसाल्ट सैल हैं, उसमें अपक्षय और अपर्दन के कारण होता है, उसमें अपक्षय व अपर्दन के कारण, अपक्षय व अपर्दन के कारण होता है। अगर इस मृदा की बात करें तो इस मृदा में क्या पाया जाता है तो हम बता चुके हैं, आप लोग को नोट्स में भी लिख चुके हैं। आप लोग नोट्स को थोड़ा सा रीड करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसमें क्या पाया जाता है। लेकिन हम बता भी देते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, मैग्नीशियम, 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 पोटास, पोटास पाया जाता है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये बहुविकल्पी के क्वेश्चन पूछता है कि इसमें फास्फोरस का अभाव होता है, इसमें फास्फोरस का अभाव होता है। तो यह हुआ काली मृदा के संबंध में। अब हम लोग मैप पर देखते हैं कि मैप में काली मृदा कहाँ पाई जाती है। तो अगर हम बात करें तो सौराष्ट्र की बात करें, सौराष्ट्र की बात करें, सौराष्ट्र की बात करें या मालवा के पठार की बात करें या मालवा के पठार की बात करें, मालवा की पठार की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों की बात करें, चाहे कृष्णा और कावेरी की घाटियों की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, ये संपूर्ण क्षेत्रों में, इन संपूर्ण क्षेत्रों में, इन संपूर्ण क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है, इन संपूर्ण क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा। तो हम लोग का कितना हो गया, मरुस्थलीय मृदा हो गया, पर्वतीय मृदा हो गया, जलोढ़ मृदा हो गया 3, और ये 4 काली मृदा। ये मानचित्र के कार्य के लिए है। हमें को आप लोग मानचित्र में इसी प्रकार से बना करके दर्शित करके एक मानचित्र नोट्स के साथ लगा लीजिएगा। भारत का मैप खरीद लीजिए, चाहे हाथ से बनाइए, मेरे तरह से जिस प्रकार से मैं टूटा फूटा बना लेता हूँ उसी प्रकार से बनाइए और बना करके अपने नोट्स के साथ इसको हमेशा रखिए कि जब भी नोट्स आप पढ़ते हैं, उसको पन्ने को पलटते हैं तो आपके माइंड में यह मानचित्र आ जाए। तो ऐसा कोशिश कीजिएगा। अगर हम बात करें 5वें प्रकार की मृदा की, लेटराइट मृदा के,
लेटराइट मृदा के, लेटराइट मृदा की, तो देखिए ये मृदा कहाँ पाई जाती है? तो मैक्सिमम उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है। वहाँ पर क्या होता है कि क्रमिक रूप से जलवायु में परिवर्तन होता है। क्रमिक रूप से किस रूप में होता है? कभी कभी मौसम आर्द्र होता है, आर्द्र होता है, तो कभी कभी यह शुष्क हो जाता है, यह शुष्क हो जाता है। इसके क्रमिक परिवर्तन के कारण, इस कारण जब बरसात का दिन होता है, अत्यधिक बारिश होती है, तो बारिश के कारण निछालन होता है, बारिश के कारण निछालन होता है तथा इस मृदा का निर्माण होता है। इस मृदा में ह्यूमस का अभाव होता है। नंबर 1, यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। हमने नोट्स में भी लिखे हैं तो उसमें बनाए हैं कि यह मृदा क्या होती है? अम्लीय प्रकृति की होती है, अम्लीय प्रकृति की होती है। और इसका पीएच मान कितना होता है? पीएच मान 6 होता है। तो ये हुआ लेटराइट मृदा। यह किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो हम इसको दर्शित करते हैं मैप पर। देखिए अरावली पर्वत के पास यहाँ पर लेटराइट मृदा। उसके बाद पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान। उसके बाद कुछ दक्षिण के राज्यों में भी पाई जाती है, कुछ पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है, थोड़ा बहुत पाई जाती है। और यहाँ हुआ गारो खासो जयंतिया की पहाड़ी के ऊपर इस तरह से लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो ये लेटराइट मृदा का क्षेत्र है। देखिए अरावली पर्वत के पूरब में, अरावली पर्वत के पूरब में। उसके बाद पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको हम लोग पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान कहते हैं। और यहाँ पर लेटराइट मृदा का निक्षेप पाया जाता है। यानी अरावली पर्वत के पूरब, उसके बाद पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान, उसके बाद पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में, उसके बाद दक्षिण के कुछ राज्यों में, और उसके बाद गारो खासो जयंतिया की पहाड़ी। यहीं पर गारो खासो जयंतिया की पहाड़ी है, यहीं पर गारो खासो और जयंतिया की पहाड़ी है। और इसी के उत्तर में, गारो खासो पहाड़ी के उत्तर में लेटराइट मृदा पाई जाती है। तो ये आपका हुआ लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा, लेटराइट मृदा। अब एक और मृदा बचता है, लाल और पीली मृदा। एक और मृदा है लाल और पीली मृदा। तो देखिए ये आपका 5वां था, ये आपका 5वां। तो एक ही मृदा बचता है और शेष जो भाग दिखता है सब में क्या पाई जाएगी? लाल और पीली मृदा पाई जाएगी शेष भाग में। इसको हम दर्शित करते हैं, इसको दर्शित करते हैं ऐसे। यानी शेष भाग में कौन सी मृदा पाई जाएगी? लाल और पीली मृदा पाई जाएगी, लाल और पीली मृदा। मध्य गंगा का मैदान है, ये उड़ीसा का क्षेत्र है, कुछ पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। उसके बाद पूर्वोत्तर में चलते हैं, यहाँ पर भी पूर्वोत्तर के राज्यों में भी क्या होती है? यही लाल और पीली मृदा पाई जाती है पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में। इसको इस तरह से दर्शित किए हैं, लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा। यानी यहाँ पर लाल और पीली मृदा पाई जा रही है, यहाँ पर लाल और पीली मृदा पाई जा रही है, और यहाँ पर लाल और पीली मृदा पाई जा रही है, लाल और पीली मृदा और पीली मृदा। देखिए ये लाल रंग दिखाई देता है क्योंकि इसमें, इस मृदा में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, लौह ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग क्या होता है? लाल रंग का दिखाई देता है। लेकिन इस मृदा को कभी कभी पीले रंग की भी दिखाई देती है। पीला रंग का कब दिखाई देता है? जब इसमें जो लौह ऑक्साइड है, जहाँ पर मृदा पाई जाती है और वहाँ पर बारिश ज़्यादा होता है, जिसके चलते आर्द्रता बढ़ती है, तो जल योजन होता है, जल योजन होता है। जल योजन का मतलब होता है कि वहाँ की जो रेड लौह ऑक्साइड है, लौह ऑक्साइड है, लौह ऑक्साइड, 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 वह क्या करता है? जल के साथ क्रिया करता है,
जल के साथ क्रिया करता है, जल के साथ क्रिया करता है और इसके कारण, जल के साथ क्रिया करने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है? पीले रंग की दिखाई देती है। इसकी भी प्रकृति क्या होती है? अम्लीय प्रकृति की होता है। इसका पीएच मान किताब में खोज रहे थे, नहीं मिला। यह भी अम्लीय प्रकृति की होती है। थोड़ा सा उपजाऊ कम होती है क्योंकि इसमें भी ह्यूमस का अभाव होता है। तो ये हुआ आपका लाल और पीली मृदा, ये हुआ आपका लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मृदा। एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को केवल और केवल पकड़ना है। अगर मैप उठाएंगे और मैप उठा करके इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे या हाथ से बना करके प्रैक्टिस करेंगे तो ये एकदम बिल्कुल आसान दिखेगा। नहीं तो इस तरह से तो डिफ़िकल्ट तो दिखाई दे ही रहा है, कुछ नहीं है। तो देखिए ये मरुस्थलीय मृदा, थार के जो मरुस्थल है जो राजस्थान में पाया जाता है, थार का जो मरुस्थल है, इसमें हम लोग को क्या कौन सी मृदा मिलती है? मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। एकदम बिल्कुल आसान, इसको पहचानना एकदम बिल्कुल आसान। पर्वतीय मृदा की बात करें तो जो हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत पर पाई जाने वाली मृदा को हम लोग पर्वतीय मृदा या वन मृदा के नाम से जानते हैं, वन मृदा के नाम से जानते हैं। दूसरे, अगर तीसरे की बात करें, जलोढ़ मृदा, जो नदियों के जलोढ़ों द्वारा अपरदित करके लाए गए जलोढ़ों से निर्मित हुआ है, उससे अगर बात करें, इसके विस्तार की बात करें तो संपूर्ण उत्तर के विशाल मैदान की बात करें, एक गलियारे के रूप में गुजरात और राजस्थान की बात करें, और पूर्वी समुद्र तटीय मैदान की बात करें, यहाँ पर जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है। अगर हम बात करें इसके अतिरिक्त काली मृदा की बात करें, ये जो है काली मृदा, ये जो है काली मृदा, काली मृदा। तो ये काली मृदा की बात करें तो सौराष्ट्र की बात करें, मालवा की बात करें, उसके बाद मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा की बात करें, चाहे गोदावरी और कृष्णा की घाटियों की बात करें, इसमें काली मृदा पाई जाती है, इसमें काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। ये है आपका काली मृदा। हमने ये काली क्यों होती है? टिटैनिफेरस के कारण होती है, टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण यह काली दिखाई देती है। हालांकि इसमें ह्यूमस, जीवांश लिखता है, किताब में लिखा होगा जीवांश, जीवांश का मतलब होता है ह्यूमस। जीवांश क्यों कह रहा है? क्योंकि जीवों के अवशेष से निर्मित होने के कारण इसको जीवांश कहा जाता है। और मृदा जब निर्माण होती है तो अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया के बाद उसमें कुछ जीवांश की जब मात्रा मिल जाता है तो वह मृदा बन जाती है, क्योंकि उसमें पोषकता बढ़ जाता है और पोषकता बढ़ने के कारण यह मृदा उपजाऊ हो जाती है, जो कि वृक्षों के लिए, पेड़ पौधों के लिए पोषक तत्व उपलब्ध कराती है। तो यानी कि ये काली मृदा है। काली मृदा क्यों काली होती है? तो टिटैनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होती है और जीवांश के कारण होती है, जिसको हम लोग ह्यूमस के नाम से जानते हैं। इसके अगर विस्तार की बात करें तो विस्तार की हम देख रहे हैं कि सौराष्ट्र की बात करें, चाहे मालवा के पठार की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, उड़ीसा की बात करें, चाहे कृष्णा और कावेरी की घाटी की बात करें, इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है? काली मृदा का निक्षेप पाया जाता है। अगर उसी प्रकार से हम कहें लेटराइट मृदा की बात करें तो लेटराइट मृदा कहाँ पाई जा रही है? तो अरावली पर्वत के पूरब में, उसके बाद पश्चिमी समुद्र तटीय मैदान में, उसके बाद गारो खासो जयंतिया की पहाड़ी के उत्तर में, उसके बाद कुछ थोड़ा सा कहाँ पाई जा रही है? पश्चिम बंगाल में पाई जा रही है। और उसके बाद ये दक्षिण के राज्यों में थोड़ा बहुत पाई जाती है। यह लेटराइट मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो हमने अभी बताया कि लेटराइट मृदा का जो निर्माण होता है उसमें निछालन की प्रक्रिया होती है, निछालन की प्रक्रिया होती है और निछालन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इसका निर्माण होता है। यह भी क्या होती है? यह अम्लीय प्रकृति की होती है, जिसका पीएच मान 6 होता है। उसके बाद अगर दूसरे की बात करें तो लाल और पीली मृदा की बात करें तो लाल और पीली मृदा शेष, यानी कि ये 5 प्रकार की मृदा को भरने के बाद, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा, जलोढ़ मृदा, उसके बाद काली मृदा, उसके बाद लेटराइट मृदा, उसके बाद लेटराइट मृदा के भरने के बाद आप लोग को क्या करना है? आप लोगों को जो शेष स्थान है, वह शेष स्थान जो भी दिखाई दे रहा है वह किस मृदा के लिए है? लाल और पीली मृदा के लिए है।
ठीक है। इसमें लौह ऑक्साइड लाल और पीली मृदा में लौह ऑक्साइड पाया जाता है, लौह ऑक्साइड पाया जाता है, लौह ऑक्साइड पाया जाता है। तो इस तरह से इस वीडियो के अंतर्गत केवल मानचित्र कार्य के लिए इसको प्रैक्टिस में रखिएगा, इसको हाथ से चाहे किसी भी सूरत में बना करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, एक लेसन के साथ डालिएगा, नोट्स में इसको लिखिएगा और तभी यह आपका 1 नंबर का काम हो सकता है। बहुत ही आसान होता है और हम बताते हैं ना कि सोशल साइंस के अंतर्गत सबसे बड़ी चीज़ है कि जो 10 नंबर का होता है, 10 नंबर गेन करना बहुत ही आसान होता है क्योंकि मानचित्र कार्य से होता है और थोड़ा बहुत भी समझ यदि डेवलप कर लेते हैं तो नो डाउट। इतिहास में तो कुछ नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी में थोड़ा सा घुमाता है, 5 नंबर है का, लेकिन इसमें भी अगर आप लोग एक बार परिश्रम कर लेंगे तो नो डाउट आपका 5 में से 5 नंबर मिल सकता है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू।